हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के इस बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्लास में। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, जैसा कि देखिए ये फुल मार्क्स 50 नंबर का होने वाला है, लेकिन आप लोग इस वीडियो में कम से कम 10 से 12 प्रश्न आज हम लोग करवाएंगे और उसका पूरा आंसर भी बताते चलेंगे। तो आप लोग अच्छे से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इन सारे प्रश्नों को पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक आपका साइंस एकदम मजबूत हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप लोग बैठने लायक हो जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका साइंस सीरीज जो है एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल है, और जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले जी। ये देखिए आज का हमारा पहला सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको रहेंगे इस तरह से, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है हमारा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। देखिए चारों पे हम बात करेंगे कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पर हो गया है उत्तल दर्पण। अब आएगा सर अवतल दर्पण किस में होगा, तो अवतल दर्पण होगा जी दाढ़ी बनाने में। ठीक है, जब हम लोग शेविंग करते हैं तो जो दर्पण का यूज करते हैं वो किसका बना होता है, अवतल दर्पण का। और जो उत्तल दर्पण होता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो पीछे से आ रहे वाहन को देखने के लिए होता है। और ये समतल दर्पण का एग्जाम्पल हो गया हमारे घरों में जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो तीनों पे हम लोगों ने बात कर लिया। जैसा ही एग्जाम में पूछे आपसे कि दाढ़ी बनाने में तो अवतल दर्पण, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण, और घरों में लगा हुआ डाइनिंग ये जो होता है सॉरी ड्रेसिंग टेबल वो समतल दर्पण का एग्जाम्पल है। क्लियर है, तीन प्रश्न यहाँ से क्लियर हुआ। देखिए समझिएगा अच्छे से, एक प्रश्न को पढ़े हम लोग और तीन प्रश्न हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए दूसरे सवाल पे बात करते हैं, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, आपका एक एक कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। और चैनल पर बने रहिए, ड्रीम क्लासेस 9th-10th को सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है हमारा कि आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई पड़ता है। चार ऑप्शन आपको रहेंगे और चारों में कंफ्यूजन रहेगा। पहला ऑप्शन हमारा प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा जी, याद रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। प्रकीर्णन की घटना तो आप पढ़े ही है, जब फैल जाता है तो आकाश का रंग सफेद के बाद क्या हो जाता है, नीला दिखाई पड़ने लगता है हमारा। चलिए तीसरा सवाल, और काफी बेहतरीन सवाल, कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार ये एग्जाम में भी पूछता है। 1.42, 2.42, 4.21 या 1.22। याद रखिएगा 2.42 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ हीरा ही होता है जी, और इसका अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है। एकदम रट लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है। ठीक है, चलिए, और जैसा कि हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसके पिछले वाले वीडियो को जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जरूर देख कर जाइएगा। वो 12 प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ कर जाइएगा। इस बार बोर्ड एग्जाम में 5-6 प्रश्न उससे कन्फर्म आने वाले हैं। ठीक है, फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम के बाद ये नहीं बोलिएगा कि सर आपने कुछ बताया नहीं, हमें गैस नहीं करके दिया। चौथे सवाल पे बात करते हैं। चौथा सवाल हमारा है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छा और हाईलाइटेड सवाल, यूरो 2 का संबंध किससे है। ऑप्शन आपको रहेगा, देखिए जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो एक आंसर एकदम रट कर जाइएगा कि यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। ठीक है, 3-4 सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। ठीक है, और सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे कि उनको ये क्लास का आज का जो है वो कैसा लगा। ठीक है, 5वां सवाल हमारा है कि अनुवांशिकी का पिता यानी फादर ऑफ अनुवांशिकी किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, न्यूटन को, जॉन मेंडल को, चार्ल्स डार्विन को, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब तो दिख ही रहा होगा आपको, टिक करा हुआ है हमारा। ठीक है, जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी के पिता, एकदम रट कर जाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए छठा प्रश्न जो है वो काफी कंफ्यूजन वाला होता है, बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है वो हम लोग बात करेंगे उस पर, कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो जो भी बच्चे न्यू होते हैं, जो उतना नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि चलो डेंगू कैसे उत्पन्न होगा, गंदे जल में ही उत्पन्न होगा। लेकिन इसका सही जवाब होगा शुद्ध जल। एकदम राइट आंसर टिक कर दीजिएगा और पढ़ कर जाइएगा कि डेंगू जो उत्पन्न होगा वो शुद्ध जल में होगा और मलेरिया जो होगा वो गंदे जल में होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इसी पे कंफ्यूजन रहता है जी। सारे बच्चे ध्यान देंगे, जितने भी बोर्ड एग्जाम में इस बार बैठने वाले हैं बच्चे सभी ध्यान देंगे।
डेंगू आएगा तो क्या करना है, शुद्ध जल में, और जब मलेरिया आए तो साफ जल, ये गंदे जल में। ठीक है, एकदम कंफ्यूजन दूर। चलिए 7वां प्रश्न और बेहतरीन सवालों में से एक आ गया हमारा 7वां नंबर कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा, मोनोसेपियंस, होमोसेपियंस, इंसान या चिंपैंजी। बहुत सारे बच्चे इंसान को भी टिक कर देंगे, तो याद रखेंगे सारे बच्चे अच्छे से कि इसका सही जवाब होगा होमोसेपियंस। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो एकदम वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और पूरा लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, आप लोग के लिए फायदे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वां सवाल है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं। बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा है जी, हरे पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है अपघटक, उत्पादक, उभयलिंगी या इनमें से कोई नहीं। जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। ठीक है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और आगे हमारा 9वां सवाल जो है ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। 9वां सवाल हमारा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। सबसे पहले जानिए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है ना। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो जान लीजिएगा, ओजोन का सूत्र होता है O3। तो O के साथ यहाँ पर देखिए, अगर O3 इसका फॉर्मूला होगा O3, तो O ऑक्सीजन के साथ कितने परमाणु जोड़ा है, 3। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, 3। ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं उसमें, 3 होते हैं। और आज के इस टॉपिक का लास्ट सवाल हमारा है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छे सवालों में से एक है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब समझिए, पहले प्रश्न को समझिए फिर जवाब समझिएगा। रक्त में आयरन, आयरन के जगह कभी कभी एग्जाम में या कहीं सेट प्रैक्टिस में आपको या बुक्स वगैरह में लोहा भी दे सकता है। तो आयरन, और इंग्लिश वर्ड होता है आयरन और हिंदी वर्ड होता है लोहा। तो रक्त में आयरन या लोहे की कमी से या लौह युक्त पदार्थ की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया टिक करना है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, टाइफाइड, एनीमिया, घेंघा, कैंसर। घेंघा होता है गलगंड रोग जी, जो गले में होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, टाइफाइड बुखार का एक रूप होता है, जो कि अत्यधिक बुखार आने पर टाइफाइड रोग पकड़ लेता है। कैंसर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, त्वचा का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये तो काफ़ी हाईलाइटेड है। तो अभी हमें याद रखना है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे और अगले सेशन में, अगले टॉपिक में हम लोग इसके अगले पार्ट को कवर करेंगे। तो ये 10 प्रश्न आप लोग रट कर जाइएगा, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 लघु तरीय व दीर्घ तरीय का मिक्स सेशन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएंगे कि आज का ये टेस्ट सीरीज जो था, ये 10 प्रश्नों का, वो कैसा लगा। ठीक है, और आगे भी अगले पार्ट में इंतजार करिए। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके और भी कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे, जैसा कि आपका जो ये साइंस का टॉपिक चल रहा है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ड्रीम क्लासेस 9-10 पे। और जो भी बच्चे हमारे नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपकी सहायता जरूर करेगी। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।